नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। मध्य प्रदेश में सत्ता का संग्राम खत्म हो चुका है, लेकिन इस संग्राम का सरताज कौन है, इसका उत्तर फिलहाल ईवीएम में कैद है और 9 नवंबर तक जनमत ईवीएम में लॉक ही रहेगा। ऐसे में सत्ता का जो संग्राम हुआ है उसका रोमांच नतीजों के आने के तक बना रहेगा। हालांकि उसके पहले कुछ सवाल उठ रहे हैं। इसमें पहला और अहम सवाल यह है कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। अगर बीजेपी सत्ता में बनी रही तो वो कितनी मजबूत होगी, वहीं जनता ने फिर कांग्रेस की सरकार बनाई तो कितने लंबे समय तक चलेगी। दरअसल ये सवाल इसलिए है क्योंकि दोनों प्रमुख दलों में से कोई एक उपचुनाव में जीत के बाद भी बहुत ज्यादा सेफ मोड में नहीं होगा। कांग्रेस जहां सभी सीटें जीतकर बहुमत के करीब पहुंचेगी तो दूसरी ओर बीजेपी 8 या उससे अधिक सीटें जीतने पर बहुमत से कुछ ही आगे होगी। ऐसे में किसी भी विधायक के दल बदल करने से सरकार पर खतरे की तलवार हमेशा लटकी रहेगी। मतलब सरकार जिसकी भी बनेगी उसके सामने अपनी सत्ता को बचाए रखने की चुनौती लगातार बनी रहेगी। साथ ही एक बड़ी चुनौती इस बात की भी होगी कि उपचुनाव से पहले जनता से जो बड़े वादे कर दिए गए हैं वो कैसे पूरे किए जाएंगे, क्योंकि सरकारी खजाना तो खाली है, ऊपर से कोरोना काल के चलते आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई है। ऐसे में दोनों दलों ने जनता से जो वादे किए गए हैं सरकार बनने या बने रहने पर वो वादे कैसे पूरे किए जाएंगे, आज इसका भी जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। जनता मांगे जवाब में आज के मुद्दे चुनौतियों की सरकार पे। तो मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का घमासान खत्म हो गया है, लेकिन नतीजों को लेकर इसका रोमांच अभी भी बना हुआ है। वैसे परिणाम किसके पक्ष में आएंगे और किसकी सरकार बनेगी इसका पता 10 नवंबर को चलेगा। लेकिन उसके पहले ये कहा जा रहा है कि सरकार चाहे किसी भी दल की बने, इतना तय है कि उसके सामने 2 बड़ी चुनौतियां तो जरूर रहेंगी और इसमें एक होगी सरकार को आसानी से अगले 3 साल यानी 2023 तक चलाने की। इस बड़ी चुनौती पर विस्तार से बात करें, चलिए उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब इंतजार नतीजों का है। इधर परिणाम आने से पहले दोनों प्रमुख दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एक और बीजेपी का कहना है कि वो सत्ता में बनी रहेगी, तो कांग्रेस का कथन है कि वो फिर सरकार बनाने जा रही है। खैर, दम किसके दावे में है ये आने वाले मंगलवार को साफ हो जाएगा, लेकिन उसके पहले जनता के मन में ये सवाल उठ रहा है कि जिस दल की भी सरकार बनेगी वो कितनी स्थिर होगी। मध्य प्रदेश विधानसभा की मौजूदा दलीय स्थिति पर नजर दौड़ाएं तो भाजपा के 107, कांग्रेस के 87, बीएसपी के 2, सपा का 1 और 4 निर्दलीय विधायक हैं। 28 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव के बीच दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस के 87 विधायक ही बचे हैं। यानी उपचुनाव की कहानी ये है कि अगर इसमें बीजेपी ने 8 सीटें जीत ली तो वो सत्ता में बनी रहेगी, जबकि कमलनाथ को फिर से खुद के दम पर मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस को सभी 28 सीटों पर जीत का परचम लहराना होगा। उपचुनाव में सभी सीटों पर जीत के बाद कांग्रेस के विधायकों की संख्या 115 होगी, मतलब वो बहुमत के एकदम किनारे पर रहेगी। ऐसे में उसकी सरकार बनने के बाद उसके फिर गिरने की भी संभावना बनी रहेगी। वहीं बीजेपी अगर 8 या फिर 15 से 20 के करीब भी सीटें जीत लेती है तो उसके विधानसभा में सदस्यों की संख्या करीब 225 के आसपास रहेगी, मतलब बीजेपी बहुमत से कुछ ही आगे होगी। ऐसे में उसे ये डर हमेशा बना रहेगा कि कांग्रेस कहीं उसके 10-15 विधायकों को एक झटके में तोड़कर सरकार को अस्थिर न कर दे। मतलब सरकार बनने के बाद भी दोनों दलों के सामने ये बड़ी चुनौती रहेगी कि वो अपनी सत्ता को साल 2023 तक यानी अगले विधानसभा आम चुनाव तक बनाए रखे। बहरहाल अब ये सब कुछ कैसा होगा देखना दिलचस्प रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।
तो राज्य की जिन 28 सीटों पर उपचुनाव हुआ है उनमें से 27 सीटें साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने हासिल की थी। सिर्फ आगर सीट बीजेपी के खाते में गई थी। साल 2018 के चुनावी नतीजों के हिसाब से देखें तो कांग्रेस के पास इस उपचुनाव में खोने के लिए बीजेपी की तुलना में बहुत कुछ है। बहरहाल बीजेपी या कांग्रेस सरकार जिसकी भी होगी वो चुनौतियों की होगी, और ये चुनौतियां कैसे पार होंगी इस पर आप चर्चा करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता सुमित ओरछा जी हैं। ओरछा जी आपका स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता हैं जितेंद्र मिश्र जी हैं, आपका स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक कमल श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के हमारे साथ है। तो थोड़ा संक्षेप में कमल जी आपसे ही जानना चाहेंगे, पक्ष विपक्ष की बाद में बात करेंगे, पहले अग्निहोत्री जी आपसे बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कहा, जिस उम्मीद भी की जा रही, हो सकता है अप्रत्याशित रिजल्ट आ जाए। अगर कांग्रेस जीतती है, जैसा मैंने कहा कि 28 के 28 तो 115 यानी बहुमत, राहुल गांधी को अलग कर देते हैं, लेकिन डर जो पहले हुआ था वो आगे भी कांग्रेस को बना रहेगा। दूसरी तरफ बीजेपी अगर ये 20-21 जीत जाते हैं और बीजेपी 7-8, जैसा कि हम तो 8 सीटों पे भी बना लेंगे, 108 जीते, 107 है, 115, तो इनके यहां भी टूट फूट का डर रहेगा। और जो निर्दलीय बीएसपी सपा वाले हैं वो जिस तरह इधर दादागिरी कर रहे थे वो आगे भी करेंगे। ऐसी स्थिति में 3 साल तक जब किसी भी मुखिया या मंत्रियों पे इस तरह के विधायकों का दबाव होता है तो बहुत सारे जनहित के मुद्दे एक तरफ चले जाते हैं, उनको संतुष्ट करने में आ जाता है। तो कैसे, क्या 3 साल तक स्मूथ चल पाएगी सरकार ऐसे में? देखिए, जहां तक जो खबरें हैं और जो पुराना रिकॉर्ड है, आपने बिल्कुल सही कहा कि 27 सीटें कांग्रेस की थी जी। लेकिन मेरी एक हमेशा से मान्यता रही है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी से ज्यादा व्यक्ति का महत्व होता है। तो आज यदि वो जो कांग्रेस से जीते थे वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं, उनका अपना वोट और बीजेपी का, लेकिन बीजेपी के पुराने लोगों के बारे में जो आ रहा है, जैसे अभी शाम को खबर मिली कि गौरीशंकर शेजवार जी को नोटिस जारी किया है बीजेपी ने, कारण बताओ। तो इन सब बातों से ये बात तय है कि ये कहना कि एक तरफा रिजल्ट आएंगे, मैं नहीं मानता। और कांग्रेस को, जैसा कि आपने खुद बोला कि 28 की 28 सीट जीतने पे उनके 115 लोग होते हैं, तो ये तो कभी भी किसी भी चुनाव में संभव नहीं होता कि 28 की 28 सीट सभी सीटें जीत जाएं। बहुत अच्छा कांग्रेस करेगी तो मैं मानता हूं कि आधी सीटें पाएगी। तो यदि 15 सीट या 14 सीट पाई कांग्रेस और 14 सीट पाई बीजेपी, मान लिया जाए, तो बीजेपी के तो पहुंच जाएंगे 121 और इनके पहुंचेंगे 111। तो मेरा अपना मानना यह है। दूसरा जो आपने बात कही कि फिर टूट का डर रहेगा, यदि इस तरह का मिक्स रिजल्ट आया और जो डिफेक्ट करके आए हैं उनमें आधे लोग जीते, तो ये तय मानिए कि आगे डिफेक्शन की कोई भी लोग नहीं करेंगे, क्योंकि उनको डर रहेगा कि यदि हम चुनाव लड़ेंगे भी तो हमारी जीत की गारंटी नहीं है। अभी जो लोग डिफेक्ट हुए उनको ये लगता है कि सिंधिया जी के असर से ग्वालियर संभाग में और बीजेपी, क्योंकि इसके पहले भी बीजेपी टक्कर देती रही है ग्वालियर संभाग में, इसके कारण हम लोग सेफ हैं, जीत जाएंगे। तो मेरे को अपने ऐसे समझ में आता है कि सरकार तो 3 साल चलेगी, क्योंकि कांग्रेस की सरकार यदि 28 सीट जीते तब भी 115 पहुंचेंगे, तो वो तो कठिन है। बीजेपी वाले आधी जीत गए, पाते हैं तो 115 पहुंचेंगे। हाँ, कौन बीजेपी वाले? हाँ, नहीं तो मैं कह तो रहा हूँ कि बीजेपी 8 नहीं जीतेगी तो फिर वो इनके जो आपने बताया कि निर्दलीय सपा, इनका रोल बढ़ जाएगा, दादागिरी उनकी चलेगी, बिल्कुल चलेगी और ये सरकार चला लेंगे इस तरह से करते हुए। वही दूसरों को संतुष्ट करके जो तरीका है सर आजकल प्रजातंत्र का, कि जिनके ऊपर सरकार निर्भर होती है उनको लॉलीपॉप दे करके उस तरह से। लेकिन कांग्रेस की प्रॉब्लम क्या है कि उसको 28 के 28 सीट चाहिए, 20 भी मिल जाए मान लेते हैं तो भी वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आएंगे। तो इसलिए जो संभावना दिखती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलेगी। अगर जीतेंगे तो हाँ बीजेपी बढ़ जाएगी, 107 ही पहुंचेंगे। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि 14 यदि बीजेपी को मिली, आधी मिली, तो बीजेपी कंफर्टेबल हो जाएगी। जैसे कांग्रेस के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे भी संपर्क में है 6-7 बीजेपी के, ये भी संभावना बन सकती है। देखिए, मैं एक तो आप खुद देखेंगे कि पिछले 18 के चुनाव का ही यदि विश्लेषण करें तो कांग्रेस के उस वक्त 2 बड़े नेता थे जो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वो प्रचार में थे, कमलनाथ जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। अजय सिंह जी अपना चुनाव लड़ रहे थे, अरुण यादव जी भी प्रचार में थे कह सकते हैं,
पर यदि आप ध्यान दीजिए कि सबसे अच्छा रिजल्ट कहाँ का रहा, ग्वालियर संभाग का, जिसके सहारे सरकार बनी। बीजेपी वहीं पीछे हो गई, इसलिए सरकार नहीं बनी। आज सिंधिया जी खुद चले गए हैं भारतीय जनता पार्टी में, तो जो अपर हैंड है तो वो उन्हीं का है, क्योंकि पूरे स्टेट की 28 सीटें होती तो मैं ये बात मान सकता था कि कांग्रेस पार्टी ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करेगी। पर चूंकि ग्वालियर संभाग की सीटें हैं, और आप भी जानते हैं पाटिल जी कि 1980 से कांग्रेस ग्वालियर संभाग में सिंधिया परिवार की पर्यायवाची रही है टोटल। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सिंधिया जी के आने का बीजेपी को लाभ होगा, और बीजेपी गिरी से गिरी हालत में आधी सीटें पा जाएगी, और उसके कारण उसकी सरकार चल जाएगी। डिफेक्शन का जो मैंने कारण बताया कि आधे लोग जीते आधे हारे, तो लोग भविष्य में डिफेक्शन करने से कतराएंगे। चलिए, आपने कहा उस मुद्दे पे तो खैर वो जितेंद्र जी बोलेंगे। आपने जैसा कहा कि सिंधिया जी के प्रभाव से वहां 32 सीटें आई, ऐसा नहीं है। जो है वहां मुद्दा SC/ST एक्ट का बहुत बड़ा मुद्दा था, जिसके कारण रिजल्ट उल्टा हुआ है। अग्निहोत्री जी, आपकी भी हम इसमें राय जानना चाहेंगे, जैसा कि अगर ये स्थिति बनती तो कैसे फिर वो जितेंद्र जी बोलेंगे या ओरछा जी बोलेंगे, उसमें अलग मुद्दा है। जी त्रिपाठी जी, मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में शायद ये पहली बार ही हुआ है कि किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत, 2/3 बहुमत जिससे मजबूत सरकार चलती है वो नहीं बना 2018 में। जी। उसकी वजह से ये सारी परिस्थितियां पैदा हुई, और भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत वरिष्ठ नेता से मेरी बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि यदि फ्लोर पर ये हमारे 2 विधायकों की क्रॉस वोटिंग नहीं कराते तो शायद ये स्थिति आगे जाकर के नहीं बनती, हम ये रणनीति नहीं बनाते कि सरकार को गिरा दें। इस सरकार को पूरे 5 साल चलने दिया जाता। हालांकि ये बात सब ऑफ द रिकॉर्ड हुई, इसलिए उनका नाम भी नहीं बता रहा हूँ। विधायक तो तोड़ देते, राज्यसभा उनको चाहिए थे, हरा सरकार बनाने से ज्यादा महत्वपूर्ण उनको राज्यसभा एक और चाहिए थी। हाँ, वो तो है ही। उसके अलावा शुरुआत उन बीजेपी नेता का कहना यह था कि शुरुआत जो डिफेक्शन की तोड़ने की वो कांग्रेस ने की, उसके आगे जाकर के फिर हमको उसका जवाब देना ही था। उसकी वजह से ये सारी परिस्थिति पैदा हुई। राजनीतिक गणित तो पूरे कमल जी बता चुके, लेकिन जो चुनौतियों की बात आज जो हमारा विषय है कि जो सरकार रह जाएगी या बनेगी या जो चलती रहेगी, उसके सामने चुनौतियां क्या है। सबसे बड़ी चुनौती तो आर्थिक है, जिसपे बात की जा रही है। आर्थिक पे हम जाएंगे, अभी हम दूसरा पैकेज भी दिखाएंगे आपको, और फिर स्टोरी दिखाएंगे, फिर आर्थिक मुद्दे पे जाएंगे। अभी तो सरकार जितने विधायक जीतते हैं उसमें कैसे चलेगी इसकी बात। मेरा अंदाजा यही है, क्योंकि पूरा चुनाव बहुत नजदीक से हम आपने सबने देखा है, और जिस तरह के सूचनाएं आपके संवाददाताओं के माध्यम से भी आ रही थी उस समय, उसके मुताबिक कुछ मंत्रियों के लिए बहुत ज्यादा दल बदल का मुद्दा काफी भारी था। दूसरा, ग्वालियर चंबल संभाग में ही ज्योतिरादित्य की छवि को लेकर के भी बहुत सारी बातें की गई, और कहा गया कि अब वैसी छवि इस चुनाव में ज्योतिरादित्य जी की नहीं रह गई जो सिंधिया परिवार की उस क्षेत्र में पहले हुआ करती थी, और ये सारे नतीजों को प्रभावित करेंगे। और देखने वाली बात होगी कि क्या परिस्थितियां बनती, क्योंकि सबसे ज्यादा 16 सीटें ग्वालियर चंबल संभाग में ही हैं 28 में से। तो कितनी सीटें वहां से कांग्रेस को मिलती हैं और भारतीय जनता पार्टी को मिलती हैं, इसके ऊपर सारा कुछ डिपेंड करेगा कि क्या होगा आगे। जी जी। कमल जी बता दें, सिंधिया परिवार कभी वहां चुनाव हारा नहीं है। वसुंधरा जी को छोड़ दिया जाए भिंड में, वो भी 85 में। सिंधिया परिवार कभी चुनाव नहीं हारा, पहली बार ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चुनाव हारे हैं गुना में। तो आप खुद समझ सकते हैं कि कितना प्रभाव होगा। खैर, जितेंद्र जी, ओरछा जी आपके पास है। जितेंद्र जी, निश्चित आप जैसा कमलनाथ जी दावा कर रहे हैं कि हम फिर से सरकार बनाएंगे, आंकड़े जो बताते हैं वो सरकार बनाने का यही कि कम से कम आपको 25 सीट तो जीतनी ही होगी, तो आप निर्दलीयों को मिला के सरकार बना लेंगे, वो अलग मुद्दा है। कम से कम 25। अब ऐसी स्थिति में सब 25 भी जीत गए, चलिए मान लीजिए 28 भी जीत गए, तो 115, फिर वही आपको भय, फिर तलवार आपके लटकी रहेगी जैसा अभी हुआ है। तो ये 3 साल तक कैसे सरकार बनाए ना बनाए, उससे कैसे चलाएंगे कैसे? नहीं त्रिपाठी जी, देखिए, हमारा जो दावा है 28 सीटें जीतने का जी, उसके पीछे जो हमने ये देखा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार 15 सालों से काम कर रही थी। जी। आपने देखा इस दौरान कितने उपचुनाव हुए, बात चित्रकूट की कर लो, आप बात अटेर की कर लो, एक रतलाम का लोकसभा भी हुआ,
सारे के सारे। उसके पहले की भी नहीं क्या? मैं बता रहा हूँ, उसके पहले जितने भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप कैलारस, मुगाबी, चित्रकूट, लोकसभा, लेकिन उसके पहले वाले जो अटेर के वहीं से चित्रकूट से शुरुआत हुई थी। हाँ, मैं बता रहा हूँ, उसके पहले सारे हारे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति जब खराब होना शुरू हुई, जब ये तीसरी बार मुख्यमंत्री बने जी, एक जनता में इनकी छवि जो इन्होंने बना रखी थी वो दरक गई, चटक गई। तो उसके बाद जो परिणाम आए, अटेर के आए, चित्रकूट आए, मुगाबली आए, कैलारस आए, आपके सामने आए जी। इसके बाद रतलाम चुनाव की भी बात करें तो 8 की 8 विधानसभाओं पे कांग्रेस ने बढ़त हासिल करी थी जी। अब इन परिणामों के बाद हमें लगता है कि जनता हमारे साथ है। फिर एक मुख्य चुनाव आया 2018 का, उसमें भी आपने देखा क्या स्थिति बनी, हम सरकार बना ली हमने। इसके बाद उन्हीं परिस्थितियों में फिर ये उपचुनाव सामने आ गया। अब की बार जो आपने कहा कि दल बदल का मुद्दा जो है ये हावी रहा, निश्चित तौर पर ये हावी रहा, हावी था, बाद में डायल्यूट नहीं सुनिए, तो मेरा ही भी यही कहना है कि मध्य प्रदेश का मतदाता इस प्रकृति का मतदाता नहीं है। मुझे लगता है वो इस चीज को असामान्य घटना मान रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार की बात की जाए तो वहां तो ये चीजें आम है, लेकिन मध्य प्रदेश का जनमानस इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। और फिर आप अगर सिद्धांतों की बात करते तो अलग बात समझ में आती। आप पैसों का आरोप आपके ऊपर लगा और किसी और ने नहीं लगाया। आपने एक दिन पहले कहा कि मुझे 35 करोड़ का ऑफर आया, तीसरे दिन आपने ज्वाइन किया, तो निश्चित तौर पर पुष्टि हुई। अब भारतीय जनता पार्टी का, त्रिपाठी जी भी समाप्त करो, भारतीय जनता पार्टी नहीं, आप पूरा बोलिए, हमारे बीच में पूरक प्रश्न ये है जी। हमने सवाल ये किया 115 जी, एक जब चुनाव मान लीजिए राहुल लोधी वाला भी आप जाए तो 116 ही, तो वही स्थिति की 2-4 विधायकों के काम नहीं हुए, नाराजगी आप भी जानते हैं, क्षणिक गुस्से में ये सब हो जाता है। इसमें से अगर ये जो विधायक बेंगलोर में गए थे उसमें अगर आते, आप लोगों से मुलाकात होती, उनकी 2-4 दिन रहते तो हो सकता है 5 ही 7 बचते, सब वापस कांग्रेस में आ जाते, मना लेते। तो ऐसी स्थिति में 1-2 विधायक, 3 विधायक मिलकर के कभी भी आपकी सरकार गिराने की धमकी दे सकते। मेरा वही कहना है जी कि आज की स्थिति में जी, पहले तो मैं वो बात कर लूं जो अभी आई थी कि सिंधिया जी का प्रभाव है उस क्षेत्र में। सिंधिया जी का प्रभाव नहीं था, आपने सही बोला कि वो माई के लाल और किसान कर्ज माफी, ये 2 मुद्दे चले पूरे मध्य प्रदेश में। SC एक्ट, हाँ वही माई के लाल वाला मामला जो है उसी से जुड़ा हुआ। तो मेरा ये कहना, ये 2 मुद्दे चले, ये 2 इशू पूरे मध्य प्रदेश में चले, उसमें चंबल में भी चला, जिसकी वजह से हम सरकार में आए। एक चीज पूरे मध्य प्रदेश में जितेंद्र नहीं चले, बिंदु में आप, हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ चंबल में, खासतौर पर चंबल में अगर सिंधिया जी की बात की जाए तो भिंड हम लगातार हार रहे हैं, हम मुरैना लगातार हार रहे हैं, ग्वालियर हम कितने सालों से नहीं जीते हैं। अगर ये मामला चलता तो निश्चित तौर पर हम कभी न कभी जीतते। कहीं ना कहीं उनका प्रभाव नहीं है, ये चीज मानना पड़ेगा। और दूसरी चीज मेरा ये कहना, खुद 1.5 लाख वोटों के आसपास आप चुनाव हार गए, आप कह रहे हैं कि हमारा प्रभुत्व है, तो सब खत्म हो गया। आज की तारीख में कहीं कुछ नहीं, सब बराबरी में खड़े। एक चीज, दूसरी चीज, आप ये बताइए कि आज अगर ये विधायक टूट के गए हैं तो इसका सारा का सारा दोषारोपण, जिम्मेदारी सिंधिया जी के ऊपर आती है। इसकी वजह से छवि खराब हुई, इसकी वजह से आपने देखा कि ग्वालियर में सिंधिया जी की मर्जी के बगैर कांग्रेस पार्टी में पत्ता नहीं हिलता था। आज कांग्रेस में कार्यकर्ता उनके महल के सामने अगर प्रदर्शन कर रहा है तो नहीं, कहीं ना कहीं वो असंतोष जो था उसकी वजह से कर रहा है उनसे। आज वो स्वतंत्र महसूस कर रहा है, ये हमने महसूस किया। दूसरी चीज, चुनाव परिणामों को लेकर बात करें तो आज गौरीशंकर शेजवार जी की बात की, मुदित शेजवार, ऐसे कई लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी जांच करेगी, बहुत सारे चेहरे सामने आएंगे। अब रहा सरकार की बात, तो त्रिपाठी जी, आपने देखा रामबाई का बयान लगातार आ रहा है कि कमलनाथ जी अच्छे व्यक्ति थे, हमसे मंत्री बनाने का वादा किया गया, मंत्री नहीं बनाए, लगातार कहते रहे। सभी के आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा वही कहना है कि इसके अलावा आप ये देखिए कि आप जिन निर्दलियों को कह के ले गए हैं वो कब तक आपके साथ में रहेंगे, इसका कोई भरोसा नहीं। निश्चित तौर पर सरकार कड़ी परिस्थितियों में चलानी पड़ेगी, कठिन परिस्थितियों में चलानी पड़ेगी। और जो आपने प्रश्न किया, यहां स्वीकार करता हूं कि सरकार अगर सही से नहीं चलाई गई तो सरकार कोई भरोसेमंद सरकार नहीं होगी। इसलिए हमने उसकी तैयारी कर रखी है। आज भारतीय जनता पार्टी के 2 लोग, हमने कहा अंतरात्मा की आवाज पे वोट दे दो, 2 लोग वोट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। हमने उनको पैसे का आरोप तो नहीं, वो पैसे का ऑफर तो नहीं दिया उनको, हमने सिर्फ अंतरात्मा की आवाज पे वोट करने का कहा, उन्होंने, ठीक है।
अब आप ये बताइए कि कितने लोग अंतरात्मा की आवाज सुनने को बैठे। परिस्थितियां बदलने दीजिए, परिणाम आपके सामने आ जाएंगे। जो खेल इन्होंने खेला है वो खेल समाप्त करेंगे हम यहाँ पर आपसे कह रहे हैं। आज हम आपके पास आ रहे सुमित जी, मेरा ये कहना है जो खेल शुरू हुआ है इसको समाप्त करने वाले हम हैं। हमने आपने इसका उत्तर नहीं दिया। किसका किसका 115 में रहेंगे, फिर बॉर्डर पे फिर 4-6 जाने की तैयारी हो जाएगी। आप जान रहे हैं केंद्र में उनकी सरकार, आप 115 और 7 गिनेंगे, 122 आपके हैं। हाँ, वो 7 कोई गृह मंत्री तो कोई दूसरा मंत्री बनने को आपको रोज धमकाएगा निश्चित तौर पर, और आप उसके दबाव में सरकार चलाएंगे, तो जनहित की योजनाएं कहाँ जाएंगी? त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी भी किसी रणनीति के तहत काम कर रही थी जब हम सरकार में बैठे थे, जिसका आपने देखा कि परिणाम सामने आया। राजनीतिक दल अपनी रणनीति बनाते रहते हैं, सरकार में आने के बाद सरकार को चलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जो स्थिति आज बनी है, मुझे लगता है अब दोबारा भारतीय जनता पार्टी सोच भी नहीं पाएगी, क्योंकि जितना परिणाम कांग्रेस की सरकार बनने के समय जो विधायक हार जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के जो अभी मंत्री हैं, तो मुझे लगता है अब साहस करने के लिए इस तरह की गतिविधियों में बहुत सोचना पड़ेगा किसी भी विधायक को, क्योंकि राजनीतिक अस्तित्व खत्म होने जा रहा है। ये चुनाव सरकार बनाने का नहीं है, ये उन लोगों के राजनीतिक अस्तित्व का चुनाव है, जिसे लगता है, मुझे लगता है भारतीय मध्य प्रदेश की जनता इसको इस तरह की राजनीति मध्य प्रदेश से खत्म करेगी। मूर्छा जी, आप ठीक है, आप एकदम से दावा मत कर दीजिएगा कि हम जीत रहे हैं 28। हमारा सवाल ये है, डिस्कशन है, मैंने उनसे भी यही सवाल किया। आप अगर जैसे ही बोल रहे हैं 28 हो, तो मुझे भी नहीं लगता। हमारे साथ अग्निहोत्री जी और श्रीवास्तव जी भी इससे सहमत नहीं होंगे। भाई जब 120-21 पे पहुंच गए और आपका फिर वही स्थिति 116, वो निर्दलीय चले छोड़ दीजिए, तो आपके भी तो कमलनाथ जी के एक इशारे पे 2 विधायक, कोई वो मुद्दा नहीं था, कोई अगर फाइनेंशियल मैटर होता, वित्त से जुड़ा कोई अगर वहां विधेयक पास होना होता तो सरकार गिर सकती थी। लेकिन ऐसा मुद्दा था जिसमें विपक्ष ने कोई डिवीजन नहीं मांगा, उन्होंने ही समर्थन भी किया। समर्थन किया। डिवीजन किसने मांगा? इनकी पार्टी ने डिवीजन मंगवाया और 2 विधायक चले गए बीएसपी से डिवीजन मंगवाया, बीएसपी से डिवीजन मंगवा के, और आपके 2 नारायण त्रिपाठी और शरद कोल चले गए। तो ऐसा नहीं है कि आपके फेविकोल का जोड़ लगा हुआ है, आपके भी जा सकते हैं। जैसे कि बार बार मुझे लगता है कल कुछ जितेंद्र जी को बेहतर मालूम हो, कुछ मैसेज भी देने वाली है कांग्रेस, तो आपके भी 6-7 जैसा वो बोल रहे हैं, लगातार बोलते आ रहे हैं, तो वो 7 अगर कम हुए तो आपको भी बहुत दिक्कत हो जाएगी। सुमित जी, मतदान के बाद में त्रिपाठी जी संभावनाओं पर के आधार पर कितना भी प्रयास क्या क्या लगाए गए हैं, यथार्थ सामने आने वाला है। मैं सोच करके तय करके आया हूं कि मतदान हो चुका है। अब किसी भी प्रकार के संभावनाओं पे तो चुनाव होता है, संभावनाओं मतदान हो चुका है, संभावनाओं पे वही संभावनाएं तो हम व्यक्त कर रहे हैं। लंबा समय सबने बोला है, नहीं आप बोलिए, लेकिन आपने ये कह दिया ना कि संभावनाओं पे चुनाव की गहमा गहमी खत्म है जी। ये 28 की 280 का भी दावा करेंगे, तो मैंने जैसे मुस्कुरा करके इनके दावे को सुन लिया, मैं भी सुनूंगा। ये 280 सीटें जीत रहे हैं और हमारे सारे विधायक अंतरात्मा की आवाज पर इनके पास चले जाएंगे, हम इस पर भी इनको माफ करते हैं, चुप रह जाते हैं। देखिए अब एजेंडा दूसरा है, मध्य प्रदेश के अंदर हमारा संकल्प है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाना। जनता जो 1.25 साल का एक विकास से वंचित हुई है, जन कल्याण की योजनाओं से वंचित हुई है, उसे अब मध्य प्रदेश की जनता को इस चुनावी दावे, चुनावी वादे से दूर मध्य प्रदेश की जनता को हमें आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के नारे के साथ आगे बढ़ाना है, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना है। और हमारी सरकार आज से ही इस काम में लग गई है। कैसे मध्य प्रदेश की हालत, मध्य प्रदेश की हालत, मध्य प्रदेश की स्थितियां, मध्य प्रदेश का विकास, अब हमारा त्रिपाठी सवाल और के जवाब में उलझेंगे। मध्य प्रदेश का नुकसान होगा, कांग्रेस ने सवाल राजनीतिक स्थिरता तो राजनीतिक स्थिरता मध्य प्रदेश की जनता ने दे दी। जैसे ही कमलनाथ जी ने ये दावा किया कि हम भावी मुख्यमंत्री, इनके ही विधायक छोड़ के चले गए, आप पूरी घटना को त्रिपाठी जी संभावनाओं पे ही कमलनाथ जी ने जब संभावनाओं पे, उसमें जी आप जैसा विद्वान प्रवक्ता, अगर सुनिए, अगर ये आप सुन लीजिए, अभी मेरा सवाल सुन लीजिए, आप जैसे विद्वान प्रवक्ता से अगर मैं सवाल ये कर रहा हूं कि अगर ये होता है, संभावनाओं पे ही आज मेरी बहस है।
आप ये बोल रहे हैं संभावनाओं पे हमें बात ही नहीं करना। हम संभावना शुरू में ही हमने निवेदन कर लिया है, कमल जी से भी हमने, अग्निहोत्री से बात की, जितेंद्र से बात की कि अगर ये ऐसा होता है तो जो आप समर मध्य प्रदेश के विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन यथार्थ के धरातल से संभावनाएं उठा लेते हैं। कमलनाथ जी ने हमारे 2 विधायकों को विधानसभा के पटल पर इनकी तथाकथित अंतरात्मा की आवाज पर मिलाया था। परिणाम हुआ कि 2 में 11 का गुणा होकर के 22 इनके चले गए। फिर इसके बाद उन्होंने एक पूर्व सांसद को अपने पास लिया और एक पूर्व सांसद को लेने का परिणाम ये हुआ कि इनके 3 और चले गए। फिर उन्होंने कुछ भावी मुख्यमंत्री लिखना शुरू किया तो फिर चले गए लोग। अभी इन्होंने दावा, जैसे ही मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने कहा कि हम 10 तारीख को शपथ ले रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की जनता मतदान केंद्रों की ओर दौड़ी कि उन्हें कांग्रेस का कुशासन कहीं फिर से न आ जाए। आज मेरी क्या मतलब कहीं कांग्रेस वोटिंग परसेंटेज को लेकर आप बोल रहे हैं, इसके लिए जनता ने आगे आकर के मतदान किया है। ये बहुत बड़ा इतना ही मतदान आम चुनाव में भी हुआ था, 2018 में भी ये जब नहीं हुआ दौड़ेंगे, जब 10 तारीख को परिणाम खुलेंगे तो आप और हम इस पर विमर्श करेंगे। और जिस दिन 2 विधायकों को हमारे इन्होंने मिलाने की चेष्टा की थी, उस दिन भी इत्तेफाक है कि हम आपके स्टूडियो में थे और उस समय भी हमने कहा था 2 पंक्तियों पढ़ के आगाज उन्होंने किया, अंजाम हम बताएंगे। तो आज भी मैं जो कह रहा हूं वो आपको 10 तारीख को, अब तो लंबा समय भी नहीं लगेगा। और लेकिन ये सब राजनीतिक अस्थिरता का दौर अब मध्य प्रदेश में नहीं आएगा। ये एक बार झूठे वादों के कारण, एक फर्जी घोषणाओं के कारण, गंगा जल को हाथ में लेने के कारण, गंगा जल की झूठी कसम खाने के कारण और एक राष्ट्रीय नेता के ऊपर जनता ने भरोसा कर लिया, इसके कारण से ये सब परिस्थितियां। अब उस नेता का भी भरोसा कमलनाथ जी पर नहीं है, कमलनाथ जी का भरोसा भी उस नेता पर नहीं है, मध्य प्रदेश की जनता का भरोसा कांग्रेस और कमलनाथ पर नहीं है। एकता पे न बात करके आप सीधे उस पे बात कर रहे हैं, जनता पूरी 28 हमको जिता देगी। मैं बार-बार सुनिश्चित होती उनकी घोषित है भैया, अगर ये संभावनाओं पे ये है तो फिर आप संभावनाओं पर नहीं है, जनता की सेवा के बल पर है, समर्पण के बल पर है। शिवराज जी है तो शिवराज है तो विश्वास है के बल पर है, ये संभावनाओं के बल पर कतई नहीं है। आप 10 तारीख को परिणाम देखिएगा। मध्य प्रदेश में अगले 3 वर्ष एक स्थिर सरकार चलेगी, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की तरफ मध्य प्रदेश की सरकार काम करेगी। आज का वल्लभ भवन का माहौल आपको इसकी गवाही देगा। आज पूरा प्रशासनिक लॉबी पूरी तन्मयता के साथ मध्य प्रदेश का शासन प्रशासन मिलकर मध्य प्रदेश की जनता के वो सपने जो कांग्रेस ने दिखाए थे वो पूरे नहीं किए। वल्लभ भवन का माहौल के बारे में क्या कुछ कहा? वल्लभ भवन का माहौल देखिए आज जिस तरह से पूरे प्रशासनिक अमला अपने जो है अपनी अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट, अपनी अपनी जो विभागों को टारगेट्स दिए गए हैं वो लेकर के आज विकास के कामों के लिए दौड़ रहे हैं। 4,000 रुपए मध्य प्रदेश के किसानों के खातों में 100 करोड़ की राशि का अंतरण हो रहा है। हम लग गए काम में, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने के काम में। अब ये कांग्रेस के दावों से वादों से कमलनाथ जी की पैकिंग चालू है। 10 तारीख के 2 बजे के बाद का चार्टर बुक है, वो छिंदवाड़ा जाते हैं कि उड़ीसा जाते हैं कि जो है कहां जाते हैं वो उनका निर्णय होगा। मध्य प्रदेश अब विकास के पथ पर दौड़ने जा रहा है और उसको दौड़ने से कोई नहीं रोक सकता है, ना कांग्रेस रोक सकती है ना कमलनाथ जी। चलिए, आप जितेंद्र जी आपने कहा कि हम तो आगे कोई दल बदल नहीं करेगा अगर ये चुनाव हार जाते हैं। हाँ, मेरा भी मानना है कि दल बदल नहीं करेगा। अभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के वक्ता साथी ने सारी बातें कर दी लेकिन सवालों को छुआ नहीं। मेरा ये कहना है निश्चित तौर पर अगर फिर से दल बदल होगा हम फिर सरकार गिर जाएंगे। हम सरकार बनाने के बाद कोई अमर नहीं हो जाएंगे। तो अगर दल बदल हुआ, मैंने 4 पंक्तियां पढ़ी, दल बदल होगा तो हम सरकार से फिर गिर जाएंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आएगी और दल बदल 4 लोगों ने भी कर दिया तो ये सरकार अस्थिर हो जाएगी। सत्ता के सरकार में और हमारा ये कहना है सरकार सरकार के ये आरोप प्रत्यारोप हम बहुत ही साफ सुथरी बहस चाहते हैं। सुमित जी, जो बीत गया है अब वो दौर ना आएगा। अरे सुमित जी, मध्य प्रदेश के आप कमल के सिवा कोई और ना आएगा। ये जनता देख रही है। मैं बहुत साफ सुथरी बहस दिखाना चाहता हूँ जनता को। अगर बीच में ऐसा बोलेंगे आप सीधे कमलनाथ के आरोप, अरे वो ठीक है, मैंने मान लिया सरकार गिर गई उनकी। हम जिस बिंदु पे आपसे बात करना चाह रहे हैं हम उस बिंदु पे आपसे उत्तर चाह रहे हैं। त्रिपाठी जी, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता जो परिणाम देगी उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर जनता इस तरह के विश्वास व्यक्त करती तो न जाने कितने दल है, अपना दल और लोक दल और राजद और
कितने मैंने आपने देखा कि केजरीवाल की पार्टी, आप पार्टी ने भी प्रयास किया, यहाँ पे 2 थोड़ा सा। और अगर मान लो, मुझे लग रहा है मध्य प्रदेश इसका आदी नहीं है, मध्य प्रदेश ये स्वीकार नहीं करता है, इसलिए मध्य प्रदेश इस तरह की राजनीति को रोकने का प्रयास। शुरुआत किसने की थी राजनीति? त्रिपाठी की। अभी स्वस्थ बहस बहुत बाकी है। क्या चुनौतियां हैं? देखिए, दल बदल के मुद्दे पे अगर आप किसी भी एक मिनट किसी भी क्षेत्र की जनता को अपनी बपौती समझेंगे ना, छिंदवाड़ा अजय रहा है, लेकिन उपचुनाव सुंदरलाल पटवा ने कमलनाथ को ही हरा दिया था। अलकानाथ को उन्होंने इस्तीफा दिलवा के हम लड़ लेंगे, पहले पत्नी को जिता दिया, फिर उपचुनाव, और हार गए थे। कांग्रेस की सरकार थी। जनता अगर सोच लेती है ना तो बदल भी जाता है। आज तक 77 में सारी सीटें जीती थी, 40 में से 39 कांग्रेस ने, बीजेपी ने, जनता पार्टी ने, लेकिन सिर्फ छिंदवाड़ा हारी थी। गार्गी शंकर मिश्र जीते थे वहां से, छिंदवाड़ा सीट से। इसीलिए तो कमलनाथ जी दिल्ली से आके उस सीट से लड़े थे। तो अगर ऐसा सोच लेंगे कि हम कांग्रेस से जीत के आए और अब बीजेपी में चले गए, फिर पहुंच गए और हम फिर जीत लेंगे, तो जनता है ये मुगालते में ना रहे। राजनारायण सिंह जो कभी रायबरेली जाते नहीं थे, उनने इंदिरा जी को जाके चुनाव हरा दिया था वहां। थोड़ा सा एक बात आपको कहना राहुल चाहता गांधी हूं, जी को अमेठी से चुनाव हराया, वो ये अभी की बात है। जनता ने सोच लिया था। सतत काम, सतत सेवा, सतत समर्पण, मतलब सतत योजनाएं, सतत संवेदना, सतत संवाद, ये भारतीय जनता पार्टी के मंत्र है। चले मैं एक बात कहना चाह रहा था। हम तो जनता को अपना पिता तुल्य समझते हैं। सुमित जी त्रिपाठी जी, जो एक बात है, 2003 से लेकर के 3 चुनाव लगातार भारतीय जनता पार्टी जीती और अच्छे से जीती चुनाव। 2018 में हारी। हम सब लोग ये बात कर रहे हैं कि माई का लाल और ये सब बातें जो थी वो हारने का कारण थी। कुछ कैंडिडेट से भी वो असंतुष्ट थी लोगों की। उसी के लगभग 6 महीने बाद पार्लियामेंट का चुनाव हुआ। वो राष्ट्रीय मुद्दा नहीं, मैं थोड़ा सा अभी हमारे पास बहुत खुद आप जो कह रहे हैं, तो हम जब बात करते हैं तो हमेशा दोनों चुनावों को तुलना थोड़ा नहीं कर सकते। आपने खुद कहा कि विधानसभा के चुनाव व्यक्ति पे होते हैं बहुत सारे, उसमें बहुत लोकसभा चुनाव पार्टी पे होते हैं। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि वहां पे कांग्रेस जीती थी कि भाजपा हारी थी? वहां भाजपा जीती थी। नहीं, 18 में 18 के चुनाव में हारी थी, कांग्रेस जीती। कांग्रेस जीती नहीं अपनी उसके कारण। हम आपसे नाराज हैं तो आपको नहीं देंगे तो हम जीतेंगे। ये तो हमेशा एंटी इनकम्बेंसी सब जगह होता है। बस वो सब जगह होता है। 2013 साल का 2003 में ये बताइए कि भाजपा जीती कि कांग्रेस हारी थी? नहीं, कांग्रेस हारी थी, बस वही स्थिति। लेकिन उसके बाद फिर भाजपा लगातार जीतती रही। हाँ, वही स्थिति है। 2008 में अगर बम्बई कांड 26/11 नहीं होता ना, आपको भी ध्यान होगा कितनी सीटें पहले चरण में हुई थी और कितनी सीटें दूसरे चरण में हुई थी। बिल्कुल। और उसी दौरान बॉम्बे में कांड होता है 26/11 का, और फिर वोटिंग चल रही होती है, उसमें से गिन लीजिए 80% सीटें बीजेपी। आज भी वही माहौल नहीं। आप ये बताइए 80% सीटें बीजेपी जीती थी कि नहीं? हाँ, बिल्कुल जीती थी। ये रीजन रहा 2008 में। खैर छोड़िए, अब हमें दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा एक और है, हम उस पर चलते हैं, उस पर बात करते हैं सुमित जी। उस पर जो सामने आर्थिक संकट होने वाला, तो बीजेपी को 8 से कम सीटें मिलने पर अन्य दलों के विधायकों के भरोसे रहना होगा। अभी बसपा, सपा और निर्दलीय विधायक शिवराज सरकार का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जब बात सरकार बनाने की आएगी तब भी ये बीजेपी के साथ होंगे या कांग्रेस के हाथ मिला लेंगे, इस बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन कयास यही लगाए जा रहे हैं, ये शायद उस ओर ही जाएंगे जो इन्हें मंत्री बनाएगा। ऐसे में दोनों दलों में जिसकी भी सरकार बनेगी उसे लेकर ये सवाल है कि वो कितनी स्थिर होगी, क्योंकि प्रदेश की मौजूदा राजनीति तो यही कह रही है कि जहां नफा है वही नेता है। चलिए, पहली चुनौती के बाद अब चलते हैं दूसरी चुनौती की ओर, जो है आर्थिक संकट की। ये सवाल ये उठ रहा है कि जब प्रदेश की माली हालत ठीक नहीं है, ऐसे में उपचुनाव के दौरान जनता से बड़े बड़े वादे करने वाली बीजेपी और कांग्रेस अपनी सरकार बनाने पर उन्हें कैसा पूरा करेगी। चलिए, इस पर चर्चा के दौर आगे बढ़ाएं, उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश लंबे समय से तंगहाली के दौर से गुजर रहा है। वहीं साल की शुरुआत में कोरोना की एंट्री के बाद राज्य की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई है। सरकार कर्ज पर कर्ज लेकर जैसे तैसे काम कर रही है। इस बीच सत्ता का फैसला करने वाले 28 सीटों के उपचुनाव में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने जनता से कई बड़े वादे कर दिए हैं।
लेकिन सवाल उठ रहा है कि भीषण आर्थिक संकट के बीच ये तमाम वादे कोई भी दल सरकार बनने पर कैसे पूरा करेगा। कांग्रेस की बात करें तो पिछली बार की तरह ही उसने जनता को कई वचन दिए हैं। कांग्रेस का वचन है कि सरकार बनने पर वो 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देगी, किसानों का कर्जा माफ होगा, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलेगा, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि बढ़ेगी, कोरोना संकट में सुरक्षा पेंशन योजना लागू होगी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय को बढ़ाया जाएगा, महिला स्व सहायता समूह को 5 लाख तक का ब्याज की दर पर लोन मिलेगा, छोटे उद्यमियों और कारीगरों को 50,000 तक का लोन बिना ब्याज पर दिया जाएगा, कर्मचारियों की मांगों का समाधान करने और गोधन सेवा योजना को शुरू करने का बड़ा वादा भी कांग्रेस ने किया है। दूसरी ओर बीजेपी ने वादा किया है कि कोरोना वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी, गेहूं और धान का एक एक दाना खरीदा जाएगा और पैसा सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजा जाएगा। चंबल के बिहड़ इलाके में 6,000 करोड़ रुपए की लागत से अटल प्रोग्रेस वे का निर्माण होगा। इसके अलावा प्रदेश की पावन नदी नर्मदा, बेतवा, चंबल, पार्वती का जल उनके आसपास के क्षेत्रों में पेयजल के रूप में पहुंचाने की योजनाएं बनाई जाएंगी। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में किसानों के लिए भी कई बड़ी घोषणा की है। बीजेपी ने ये भी कहा है कि जो भी कमलनाथ सरकार में उनकी योजना बंद की गई थी वो फिर शुरू हो गई और अब लोग इससे लाभान्वित होंगे। खैर, दोनों प्रमुख दलों की तमाम बड़े बातों के बीच सवाल वही है कि अब खजाना खाली है। सरकार बनी रहने पर बीजेपी और सरकार बनाने पर कांग्रेस आखिर अपने बड़े बजट वाले वादों को कैसे पूरा करेगी और अगर वादे पूरे नहीं हुए तो इस बार जनता इसे किस तरह से लेगी, ये देखना अहम होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो आंकड़े बता रहे हैं कि राज्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, पर हर महीने करीब 1500 करोड़ का कर्ज लिया जा रहा है। शिवराज सरकार ने इस साल सरकार बनने के बाद 10,500 करोड़ का कर्ज ले लिया है। इस तरह मध्य प्रदेश पर लाखों करोड़ों से ऊपर का कर्ज चढ़ गया है। वर्तमान सरकार ने अक्टूबर महीने के शुरुआती 2 हफ्तों में ही 2 बार कर्ज ले लिया और जिस हिसाब से कर्ज लिया जा रहा है उसकी भरपाई अगले 20 साल में भी करना बहुत मुश्किल है। कर्ज के हर महीने ब्याज पर ही करीब 15,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि उपचुनाव में दोनों दलों ने जीत हासिल कर सत्ता पाने के लिए जो वादे किए हैं वो सरकार बनाने पर कैसे पूरे होंगे। चलो इस पर भी चर्चा करते हैं, जिसके लिए एक बार फिर हमारे साथ सभी लोग मौजूद हैं। सुमित ओरछा जी हैं, हमारे साथ नितिन मिश्र जी हैं, एक बार कमल श्रीवास्तव जी हैं जो आर्थिक विश्लेषक हैं लेकिन अर्थशास्त्री भी है, और अग्निहोत्री जी और इस पत्रकार। इस बार कमल जी और अग्निहोत्री जी आपसे बाद में, सुमित जी आपसे शुरुआत करते हैं। हम चाहेंगे कि मुद्दों पे ही आप बात करेंगे। कांग्रेस ने क्या वादे किए ये हम कांग्रेस वालों से पूछ लेंगे, हम सिर्फ जो आपने वादे किए हैं उन्हीं को पूछ रहे हैं। हालांकि एक हास्यास्पद भी आपने वादा किया है, कोरोना की वैक्सीन बनी नहीं और मुफ्त देने लगे आप, अभी वैक्सीन नहीं बनी। लेकिन जो आपने कहा कमल नाथ सरकार ने जो योजनाएं बंद कर दी थी उन सबको, संबल योजना भी, सारी योजना आप चालू करेंगे। 6,000 करोड़ की लागत से अटल प्रोग्रेस निर्माण की भी बात आपने कही है। पैसा सीधे किसानों के बैंक खातों में जाएगा, अभी नहीं गया है। इस बार आप लोग जब प्रचार कर रहे थे उसके लिए किसानों में इस बात को भारी नाराजगी देखी गई है, 50,000 रुपए तक का देने का। गेहूं और धान का एक एक दाना खरीदा जाएगा। ये सारे जब आपके पास आर्थिक संकट है, शिवराज जी ने भी कहा है 2 लाख करोड़ का लगभग कर्ज आपके ऊपर हो गया है, जीडीपी का 3% से ऊपर, 3% से ऊपर आप कर्ज नहीं ले सकते हैं, आप 2.9 के करीब पहुंच चुके हैं, 0.10 बचा है आपका जीडीपी। कर्ज कैसे लेंगे और कैसे आगे बढ़ेगा? सुमित जी, आप अपनी घोषणाएं कैसे पूरी करें? त्रिपाठी जी, हमने घोषणाओं से ज्यादा वो काम बोले हैं जनता से, हम वही बोलते ही हैं जो हम करते हैं और कर सकते हैं जी। जब हमारे सामने 2018 का अति महत्वपूर्ण चुनाव था जी और 2019 हमारे सामने था जी, कांग्रेस एक बड़े वायदों की पिटारे के साथ, बड़े वायदों की घोषणा, बड़े वचन पत्रों के साथ आई थी, हमारे सामने चुनाव लड़ रही थी जी। और उन वचनों से होने वाला हम नुकसान भी महसूस कर सकते थे एक राजनीतिक दल होने के नाते। जी। लेकिन हमने प्रदेश की जनता से वायदा नहीं किया
कि हम इतने 4,000 रुपए महीने हर युवा को दे सकेंगे। हमने वायदा नहीं किया कि हम 23,000 गौशालाएं बना ले। हम निरंतर गौशालाएं बना रहे थे। हमें वो प्रदेश मिला था जहां पर गौ सदनों तक को खत्म कर दिया गया था। हम 900 गौशालाएं मध्य प्रदेश में निर्मित कर चुके थे और सबसे बड़ा गौ अभ्यारण्य बना चुके थे। लेकिन हमने बहुत 23,000 पंचायतों में गौशाला बनाने की घोषणा नहीं की। हमने 2 लाख रुपए के कर्ज माफी की घोषणा नहीं की। हम चाहते तो इस वचन को न्यूट्रलाइज कर देते अगर केवल सरकार पाना हमारा उद्देश्य होता। हम वही कहते हैं जो करते हैं। हमने जो वायदे किए वो पहली घोषणा पहले दिन से पूरे किए, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, और हम निरंतर कर रहे हैं। हमारा वचन पत्र हम आपके सामने अगर एक एक बिंदु बार कहेंगे तो हम एक आध याद दिला दें। आपने जो कहा है वही किया है, जो कहा है नहीं किया है। देखिए हमने चुनाव हमने याद दिला दूं बिल्कुल। हाँ बताइए। 2008 के चुनाव में आप किसानों का 50,000 तक का कर्जा माफ करने की बात कही थी। एक मिनट, लेकिन माफ नहीं किया था। हम आपके घोषणा पत्र में दिखा सकते हैं 2008। मैं आपको उत्तर देता हूं उसका। मैं आपके 2 प्रश्नों का उत्तर देना चाहता। एक तो आपने नहीं किया था, घोषणा पत्र में दिखा। मुझे पता है घोषणा पत्र में हमारे शामिल हुआ। बाद में सरकार ने रणनीति बदली और किसानों को दूसरे तरह से अन्य योजनाओं के माध्यम से, जैसे 18% पर ऋण मिलता था, हम उसको -10 पर लेकर के आए। ऋण किसान लेता है, उसका 10% ऋण हम भर करके दे रहे थे और पूरा सब्सिडाइज दे रहे थे। तो किसान के पास पैसा पहुंचे, लेकिन वो कर्ज माफी के नाम पर ना पहुंचे। ये हमने थोड़ा सा रणनीतिक बदलाव किया और इसके लिए बाकायदा हमने किसानों को, जनता को संवाद किया, उनको भरोसे में लिया, उनके साथ छल नहीं किया, उनको दूसरी तरह से राहत राशियों के चेक बांटे। हमारे कार्यकर्ताओं ने जा करके प्रशासनिक अमले के साथ चेक बांटे और जनता ने हमारी बात पर भरोसा किया और उसके बाद हमें निरंतर आशीर्वाद दिया। 18 में भी हमें कांग्रेस से ज्यादा वोट मिले। मैं फिर पुनरावृत्ति वोट मिलने, अब सुन लीजिए, वोट आधार है सर, ऑडिटर है जनता हमारे वायदों की। हम पूरे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम कितना ही कहेंगे कांग्रेस ने वायदे पूरे नहीं किए। अगर चुनाव में परिणाम कांग्रेस के पक्ष में इनकेस आ गए तो फिर हमें मानना पड़ेगा कि नहीं जनता ने वायदे पूरे किए, कांग्रेस ने वायदे पूरे किए। ये राजनीतिक दल में ऑडिटर जनता ही है। सुमित जी, आपने 35,000 वोट लगभग ज्यादा पाए हैं ना इनसे। 50,000 वोट पाए हैं और इतनी फर्जी घोषणाओं के बाद और उनके मुकाबले में मेरी आगे की बात तो सुन ले भाई। आप इन्होंने एक सीट समझौते देने दीजिए, फिर मैं अरे आपका उत्तर, आप अगर इस तरह बोलेंगे तो बीच में मैं टोकूंगा ही ना। एक सीट कांग्रेस ने समझौते पे दी थी, वो सीट पे अगर इनको 60-70 हजार इनके वो जिसको समझौते पे दी थी उसको जोड़ दे तो आप नीचे आ जाएंगे। त्रिपाठी जी, अब एक दूसरा प्रश्न का उत्तर और देना चाहता हूं। आपने कहा कि कोरोना वैक्सीन को लेकर के हमने ये स्पष्ट कहा है। देखिए, जैसे ही हमने कहा देश की जनता से कि हम आयुष्मान भारत योजना में पूरे देश के लोगों का 5 लाख तक का इलाज कराएंगे, तो 5 राज्य पंजाब, उड़ीसा, दिल्ली और जो है तेलंगाना, ये ऐसे 5 राज्य सामने आए कि हमें जो है इस योजना का अपने राज्य में इंप्लीमेंटेशन नहीं कराना है। मध्य प्रदेश उदाहरण है। हमारा संकल्प है पूरे देश में कि हम हर घर आदमी को घर देंगे, हर आदमी के पास 2022 तक अपना घर होना चाहिए। हम इस संकल्प पर काम कर रहे हैं। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, लाखों लोगों के आवास लौटा दिए। तो हमने बिहार में और अब मध्य प्रदेश में जब बात आई तो मध्य प्रदेश में भी और पूरे देश में भी हम रहेंगे तो ये जन कल्याण के काम प्रमाणित फिर आपने लंबी फेहरिस्त कर दी कमलनाथ सरकार ने। हमने पूछा कि आप कर्जा लेंगे कहां से? आप ये वादा करेंगे 6,000 करोड़, किसान धान खरीदेंगे, दाना ये सब देंगे, आएगा कहां से? पैसा कहां से बताता हूं। राजनीतिक हमें जब चूंकि समय कम है, जितेंद्र जी बड़ा प्रश्न है तो अगर समय नहीं हो तो रहने दीजिए, कम से कम 30 सेकंड मुझे लगेंगे। जी, 2003 में जब हमें खजाना मिला था तो आज से ज्यादा बुरी स्थिति उस समय थी। हमने वहां से मध्य प्रदेश को निकाला है और मध्य प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर किया है। माननीय शिवराज जी का यह प्रबंधन रहा है। उन्होंने बार बार कैसे उन्होंने प्रदेश में जो है विकास की रफ्तार को बढ़ाया है, कैसे कृषि के रकबे को बढ़ाया। उनका मानना है कि हम जनता को पैसा देंगे, कर्ज लेता है राज्य विकास के लिए, लेकिन जब वो पैसा जनता के बीच में जाता है, टैक्स में रोटेट होता है, फिर सरकार के पास आता है धीरे धीरे। और जब इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बार हम इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राप्त कर लेंगे, जो हम मध्य प्रदेश के अंदर एक मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर चाहते हैं, तो उसके बाद हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला पैसा बंद होगा। उससे जो उद्योग लगेंगे, रिकवरी होगी, जो चीजें आएंगी, जैसे कृषि रकबा बढ़ गया, एक बार नहरें बन गई, एक बार जल पहुंच गया, कृषि जो है सिंचाई का रकबा बढ़ गया, तो उससे जो कृषि होगी उससे मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास होगा। ये हमारा मॉडल है और हम इस पे आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद आपको बहुत बहुत कि आप थोड़ा आर्थिक मुद्दे पे ही बोले कम से कम। जितेंद्र जी, आपकी भी बता दें, 100 रुपए पर यूनिट बिजली, आपके ही मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि खजाना पूरी तरह से खाली है, आपने भी अच्छा खासा कर्ज लिया।
किसानों की कर्ज माफी अभी भी आप बोल रहे हैं 35,000 करोड़ चाहिए किसानों की कर्ज माफी के लिए। आप बोल रहे हैं कि 50 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, जिसके लिए सिर्फ 6,000 करोड़ आपने आपके बजट में है, विधानसभा बजट में आपने जो प्रावधान रखा था किसानों की कर्ज माफी का वो 6,000 करोड़ है। 29,000 करोड़ रुपए किसानों की कर्ज माफी के लिए आपको चाहिए। खजाना खाली है। शुद्ध अभियान ठीक है, कोरोना संकट सुरक्षा पेंशन योजना मैंने कोरोना सुरक्षा पेंशन योजना भी आप चालू कर रहे हैं। आप फिर वही जिस मुद्दे को जो आपने वचन पत्र में दिया था, जिसको लेकर सिंधिया जी ने कहा था नियमित करने वाला, आप फिर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय बढ़ा रहे हैं। छोटे उद्यमियों को करीब 50,000 तक का लोन बिना ब्याज के दे रहे हैं। महिला स्व सहायता समूह को 5 लाख तक के ब्याज दर पर लोन मिलेगा। कर्मचारियों की सारी मांग पूरी होंगी। गोधन सेवा योजना चले ठीक। अब आप कैसे, बेरोजगार भत्ता भी उसमें शामिल है। बेरोजगार भत्ता अभी 2018 इस बार की घोषणा पत्र में नहीं है, जितेंद्र जी बता देंगे। 2018 में तो है। तो अब आप 28 की 28 सीट जीत करके 115 के आंकड़े पे पहुंच जाएंगे, सरकार बन जाएगी, 7 लोगों को मिला भी लेंगे, 4 निर्दलीय, 2 बसपा, 1 सपा। लेकिन ये कहां से पूरा करेंगे जितेंद्र जी? त्रिपाठी जी, निश्चित तौर पर ये देखा आपने, जब हमने सरकार बनाई तो हमने कहा खजाना खाली है जी। आज इस बात की पुष्टि हुई जी। शिवराज सिंह जी लगातार मंचों पर कहते रहे कि साहब खजाना खाली था तो अब कहां से आ गया, खजाना खाली था तो अब कहां से आ गया। अरे कहां से आ गया? 33 करोड़ रुपए। मेरे मित्र बता रहे थे कि उस समय क्या स्थिति, 33,000 करोड़ रुपए के कर्ज में मध्य प्रदेश था। आज 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का कर्ज मध्य प्रदेश में। ठीक है, हमने जो बात कही थी खजाना खाली। अब आप ये देखिए कि आज मध्य प्रदेश में आर्थिक स्थिति के लिए क्या करना जरूरी रहेगा जी। बहुत सारी चीजें हैं जो पिछली सरकार नहीं कर पाई, उन पर ध्यान देने की जरूरत है। त्रिपाठी जी, आपके चैनल ने लगातार संघर्ष किया, लगातार बताया कि मध्य प्रदेश में जो बासमती होता है उसको रेट नहीं मिल पाता है। किसान मजबूती की दिशा में कैसे पहुंचेगा, सरकार लगातार प्रयास करती है। उनका नंबर आने दीजिए। बीच में हम बहस नहीं कराना चाह रहे हैं, हम बीजेपी कांग्रेस का इन मुद्दों पे मत जानना चाह रहे हैं। हमारा ये अब ये अपना मत दे रहे हैं, आपने अपना मत दे दिया, इनकी मत पंजाब के साथ खड़े थे। नहीं, उनका मत आने दीजिए, हम आपको एक बार फिर मौका दे देंगे। मध्य प्रदेश में अगर बासमती टैग मिल जाता तो बासमती जो कि मध्य प्रदेश बासमती उपजा रहा है उसका रेट मिलता तो किसान मजबूत होता। लेकिन सरकार की तरफ लगातार प्रयास नहीं किए गए, सरकार की तरफ से लगातार बहस नहीं की गई। तो ये देखिए, ये कारण था मध्य प्रदेश में कर्जे लेने का, क्योंकि आप पिछड़ रहे थे। आज अगर युवाओं को रोजगार देने की बात की जा रही है तो आप बताइए क्या गलत किया जा रहा है, युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाएगा। आज गौशाला का निर्माण हो रहा है, हर गौशाला में 2, 4, 10 युवाओं को नौकरी मिलेगी। कांजी हाउस में खाली पड़े पद है, उनमें दिया जाएगा। नगर पालिका में बहुत सारे, तो कहते हैं ढोर चढ़ाने की पैसा कहां से? मैं बता रहा हूं कि आज मध्य प्रदेश में निर्यात के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र खाली पड़ा है। आज अगर मध्य प्रदेश में आप धान की बात की, मैंने सोयाबीन की बात की, शरीफे होते हैं मध्य प्रदेश के जो कि बाहर विदेशों में जाते हैं। अगर उसके लिए निर्यात की व्यवस्था की जाए तो मध्य प्रदेश में पैसा आने लगेगा। एक चीज हमने आईफा जो कराने की प्लानिंग थी वो केवल हमें दिखाने के लिए नहीं, हमें देखने के लिए नहीं करना था। त्रिपाठी जी, अंदाजा लगाइए कि कितना बड़ा फिल्म उद्योग मध्य प्रदेश की तरफ। हमारे पास जंगल है, हमारे पास पहाड़ है, हमारे पास जल है, सारी सुविधाएं होने के बाद अगर फिल्म इंडस्ट्री हमारे मध्य प्रदेश में रोजगार नहीं दे पा रही, या बहुत बड़ा एक क्या बोलेंगे उसको, एक बहुत सारा पैसा मध्य प्रदेश में नहीं लगा पाई, तो हमारा सरकार में रहना व्यर्थ था। इसलिए हमने आईफा जैसे आयोजन किए ताकि फिल्म इंडस्ट्री का, फिल्म उद्योग का जो पैसा है वो मध्य प्रदेश लाए, उससे हमारी आमदनी बढ़ेगी। इसके लिए एक प्रयास किया गया। और देखिए आप, रामबन गमन पथ की बात जो हुई, और रामबन गमन मध्य प्रदेश के पर्यटन के इतिहास में बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। यहां से लेकर के पूरे रामबन गमन पथ तक पर्यटन में असीम संभावना है। मध्य प्रदेश में पर्यटन की संभावनाओं को क्यों पिछली सरकार ध्यान नहीं दे पाई? मध्य प्रदेश में मैंने फिर कहा, जल है, जंगल है, पहाड़ है, प्राकृतिक सौंदर्य से भरी हुई 50 चीजें हैं। लेकिन अगर उसका सही तरीके से नियोजन किया जाता, सही तरीके से मैनेजमेंट किया जाता तो मध्य प्रदेश में बहुत सारा पैसा लाया जा सकता था। इन सब योजनाओं पर बात कर रहे हैं। किसान को एमएसपी आप नहीं दे पाएंगे तो किसान मजबूत कैसे होगा? आप किसान को अगर कर्ज माफी की दिशा में काम नहीं करेंगे तो किसान तो 4,000 दे दो, 2,000 दे दो, खा पी के खड़ा हो जाएगा। आपकी सारी बिजली की सारी इकाइयां घाटे में है,
फिर भी आप 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने की बात करें। देखिए मेरा तीनों कंपनियां घाटे में। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ये कहना है कि जब हम प्राइवेट कंपनी से बिना बिजली लिए 51,100 करोड़ रुपए का पेमेंट कर देते हैं तो फायदे में कहां से आ जाएंगे? आपने देखा रिलायंस के साथ क्या हुआ, बिजली सप्लाई नहीं की, खाली एमओयू साइन करने के बाद पैसा दिया गया। इस सरकार की गलती थी, इसको स्वीकार करना चाहिए। आज हम अपने मध्य प्रदेश की जो निर्माण है उसको बढ़ा लेंगे तो हम विदेशी अपना प्राइवेट कंपनियों से नहीं खरीदेंगे। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं जिस पर काम करने की जरूरत है और मध्य प्रदेश फिर वापस अपने आपके पैरों पर खड़ा हो जाए। चलिए माल, बढ़िया तर्क आपने भी दिया, सुमित जी ने दिया। कमल जी, जो मैंने कांग्रेस से भी पूछा, बीजेपी से भी पूछा, एक हास्यास्पद, ये तो आज हमें हो गया कोरोना वैक्सीन बनेगी, बिल्कुल ऐसा नहीं कि नहीं बनेगी, क्योंकि घोषणा पत्र में है मुफ्त दी जाएगी, तो आज नहीं तो कल परसों 2 साल बाद बनेगी। लेकिन साहब घोषणा पत्र में तो 15 लाख भी था, बाद में का जुमले काला कभी नहीं था घोषणा पत्र में, ये गलत बात मत बोली, 15 लाख कभी भी नहीं था। काले धन की बात तो कही गई थी। ऐसा मत करिए। पे क्यों ध्यान नहीं दिया? अरे भैया, राम वनगमन पथ 2000 हमारे हमने ऐसा नहीं है कि अभी 2003 अपना तर्क उन्होंने दिया। सुमित जी, आपने देखिए, आपको अरे एक मिनट, असत्य एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, ये हम तर्क वितर्क करने की बात ही नहीं कर रहे हैं सुमित जी। हमने आपको मौका दिया, आप ये कहां से कहेंगे? हमने इन्होंने क्या घोषणा कही उसको हमने आपसे बिल्कुल सवाल नहीं किया। आपने ये जो कहा, आपने अपना बेहतर तर्क दिया, बेहतर जितेंद्र जी ने दिया। हमारे 2 लोग बैठे हुए हैं, कमल जी और अग्निहोत्री जी, ये निष्कर्ष निकालेंगे। जी कमल जी। मेरा ये कहना है कि देखिए, एक तो शायद आम जनता जब तक उससे जुड़ी हुई कोई घोषणा न हो जी, तो वो घोषणा पत्र को महत्व नहीं देती है जी। और इसीलिए हर राजनीतिक दल, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, वो दोनों बहुत सी ऐसी घोषणाएं करते हैं जिनका कोई मतलब डायरेक्टली नहीं होता है, सिवाय जैसे किसान का कर्ज माफी या बेरोजगारी भत्ता या डीए बढ़ाना या इस तरह की जो डायरेक्टली कर्मचारी या लोगों से जुड़ी हुई रहती हैं वो। बाकी रामगमन पथ से न किसी को वोट बढ़ने वाला न घटने वाला है। आप भी जानते हैं, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वोट से मत जाइए, नहीं, मैं कारण बता रहा हूं। तो हम एक बात को तय माने कि जो आपने बात कही है कि ये हकीकत है कि पैसे की कमी तो चाहे किसी की सरकार रहेगी जी, ये एक फैक्ट है, ये शाश्वत सत्य है आज की तारीख में जी। होता क्या है कि भारत सरकार के पास अपने अलग साधन है, वो रिजर्व बैंक से लोन ले लेते हैं जी, ये भी ले सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि लोन पटाना भी पड़ता है। 15,000 करोड़ हर महीने देना पड़ रहा है। लोन पटाने के लिए आपकी इनकम होना ज्यादा जरूरी है। तो आज यदि मैं कहूं, सुमित जी को शायद वो लगेगा कि पिछले 9-10 साल के अंदर हम 4-5 वो कर चुके हैं ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट जी, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है कि उस ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट में के बावजूद हम बहुत कम लोगों का विदेशों से या कि बाहर से पैसा ला सके हैं इसके लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। और इनकम जब बढ़ेगी जब हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज आएंगी, क्योंकि इंडस्ट्रीज आने से आज की तारीख में जीएसटी हो गया है, तो जब जीएसटी लगेगा तो जीएसटी में जिस स्टेट में होता है उसका शेयर ज्यादा होता है, ये एडवांटेज मिलता है। तो हमें जब तक हम इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं करेंगे तब तक हमारी इनकम नहीं बढ़ने वाली। हम इसी तरह वादे करते रहेंगे पॉलिटिकल पार्टी और बाद में ये हाथ ले उस हाथ दे, इस तरह से करके लोगों को मतलब आंख में धूल झोंकना तो नहीं करूंगा, लेकिन लोगों को गुमराह करते हुए ये करते रहेंगे दोनों पार्टी, कोई भी पार्टी हो, क्योंकि हमारी नजर ही नहीं है कि हम अपनी इनकम बढ़ाएं कैसे, हमारा टैक्स बढ़े कैसे। तो जब तक हम उसको ऊपर ध्यान नहीं देंगे, अभी मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं थोड़ा सा जुड़ा हुआ हूं, कि आज हर जगह सब फ्री की बात होती है, बिजली की फ्री की बात हो रही है, पानी की फ्री की बात होती है, तो भाई चाहिए सुविधा सबको, लेकिन हम खर्चा नहीं करना चाहते। और ये पॉलिटिकल पार्टीज जो भी हो वो ये सोचती हैं कि हम वादे कर देंगे, हमको वोट मिल जाएगा, उसका 5 साल बाद फिर देखेंगे। सबसे बड़ा ये दोनों राजनीतिक दलों को ये देखना पड़ेगा कि वादे वो करें जो वो पूरे कर सके, अन्यथा जनता को बरगलाएंगे। और जनता के पास प्रॉब्लम क्या है मध्य प्रदेश में पर्टिकुलरली, इट्स अ 2 पार्टी स्टेट। बेसिकली हमारी 4 पार्टियां नहीं हैं कि हम किसी और को दे देंगे, या तो कांग्रेस को देंगे, भाजपा को देंगे। तो अब इसी का एडवांटेज लेते हैं दोनों लोग, अव्यवहारिक वादे करते हैं और बिना पैसे के, मालूम है अच्छी तरह से कि पैसा किसी के पास नहीं है और ना आएगा, लेकिन फिर भी वादे ऐसे हो रहे हैं, चाहे वो रामगमन पथ हो, चाहे आपका बीजेपी का कोई वादा हो, ये चीजें करते हुए
तो थोड़ा सा मेरा ये कहना है कि राजनीति में ये बात तो आनी चाहिए कि हम वो वादे करें और जनता को गुमराह करने से बचें। जो घोषणा की है और अगली बार जो लड़ने जाए दोनों का कंपैरिजन घोषणा क्यों करते हैं? आप उतनी काम करिए ना कि जो जितनी आप पूरी कर सकते हो, कम से कम उसका 50% कर चुके हो। लेकिन हकीकत ये है कि जितनी घोषणाएं होती हैं उसका 25 से 30% से ज्यादा कभी पूरा नहीं हो पाता है। तो कमल जी, आपको ये मालूम होगा सबसे पहले किसान कर्ज माफी का मुद्दा किसने कहा था, किस पार्टी ने किसानों कर्ज माफ करेंगे? ये तो कांग्रेस ने कहा था ना। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने 1990 के उतना मुझे पुराना ध्यान 1990 के चुनाव में मैं गवाह हूँ, बकायदे इनके प्रत्याशियों ने फॉर्म भरवाए थे कि आपका कितना कर्ज है, और किसान कर्ज माफी का मुद्दा बहुत बड़ा चला था 1990 के चुनाव में। और पटवा जी 230 सीटें आई थी 320 में से, मैंने उसमें जनता पार्टी 230 सीटें आई थी 320 में से। और किसान का कर्ज माफ करेंगे सबसे पहले बीजेपी ने घोषणा पत्र में, पटवा जी सीएम बने थे। व्यावहारिक है, इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। जी चलिए अग्निहोत्री जी, आपका भी पक्ष जानेंगे, समय कम है, कैसे चलेंगे? मुझे लगता है कि सरकार के खजाना खाली है, ये 2003 से हम सुनते आ रहे हैं मध्य प्रदेश में। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो जनतांत्रिक व्यवस्था होती है उसमें लाभ का तो कोई सरकार का सवाल ही नहीं उठता, घाटे का ही बजट जो है वो तो हमेशा से पेश होता आया है। लाभकारी जो है कहा जाता है घाटे का बजट अगर पेश हुआ है तो फिर विकास कार्य उतने ज्यादा हुए हैं, यही कहा जाता है शायद। जी हाँ, यही कहा जाता है कि इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर दिखाया जाता है। होता भी है पिछले साल भी, और अगले वो कर्ज लेकर के किया जाता है। जनतंत्र और लोकतंत्र में तो घाटे का ही बजट वो लाभकारी बजट समझा जाता है। तो हालात तो बहुत ज्यादा खराब है, और कोरोना के बाद तो बहुत ज्यादा हालात खराब थे। अभी सुनने में आया, अभी एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि केंद्र सरकार को जीएसटी में ये पहली बार है, कोरोना के बाद पहली बार जो कलेक्शन अभी देखने में आया है, 1,05,000 तो कुछ पहले के मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा कलेक्शन आया है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि जो राज्यों का हिस्सा है क्षतिपूर्ति का, जीएसटी का, वो सेल टैक्स का, वो मिलना अब शुरू हो जाएगा, और मध्य प्रदेश को भी उसके हिस्से का कुछ पैसा मिलेगा। तो स्थितियां ठीक होंगी। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो बड़ी सफाई से चुनावी सभाओं में ही नहीं, अन्य प्रकार की बैठकों में भी और उसमें कहते रहे हैं कि मध्य प्रदेश के पास पैसों की कोई कमी नहीं है, योजनाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो जिस प्रकार से कर्ज लेते जा रहे हैं और कर्ज का बोझ प्रदेश के ऊपर बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए बड़ा मुश्किल लगता है कि आने वाला समय और संकट का होगा, और कैसे ये पैसों की व्यवस्था कर पाएंगे। आपने देखा होगा कोरोना के बाद जब लॉकडाउन खुला तो सबसे पहले सारे राज्य शराब की ओर दौड़े। सबने कहा, सबने अपनी अपनी शराब की दुकानें खोल दी, वो इसलिए कि रेवेन्यू आए, रेवेन्यू के लिए ही शराब की दुकानें सारे राज्यों ने देश में खुली थी। तो रेवेन्यू जैसे जैसे बढ़ेगी, और मैं उम्मीद करता हूं कि मध्य प्रदेश का जो क्षतिपूर्ति का हिस्सा है जीएसटी का जो मिलने का है, वो अब केंद्र सरकार जो है वो रिलीज करेगी, और राज्य की जो जनहितैषिकारी जो योजनाएं हैं उनको पूरा करने की ओर सरकार अग्रसर हो पाएगी। जीएसटी का जितना पैसा आएगा ना, चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी का हो घोषणा पत्र, ब्याज में चला जाएगा, 2 घोषणाओं में ही खत्म हो जाएगा। और ब्याज भी 15,000 करोड़ रुपए चुकाना है हर महीने। चलते चलते सुमित जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन आपसे फिर अनुरोध है आप अपना पक्ष रखिए। आरोप नहीं, कांग्रेस ने क्या किया उधर मत जाइए, कुछ और अपना कुछ रखना चाहते हैं तो संक्षेप में, समय समाप्त हो गया है, संक्षेप। त्रिपाठी जी कहा और संक्षेप आ गया तो मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, समय अभी त्रिपाठी जी, मैंने सिर्फ उन बातों पर लेकर के आपत्ति की थी जिन्होंने कहा था कि भाजपा को ऐसा करना चाहिए था, भाजपा ने ऐसा नहीं किया, इस पर ध्यान नहीं दिया, इस पर ध्यान नहीं दिया, राम वनगमन। तो मैंने कहा था कि ये तो भैया त्रेता का राम वनगमन पर त्रेता का है, तब से 70 60 साल 55 साल 54 साल आप मध्य प्रदेश में सरकार में रहे हो, तब बना लेते। अब ये भारतीय जनता पार्टी ने जिस पर शोध किया, हमने तो हमें तो ये लाए हैं शोध पीठ।
अब कोई उस पर विद्वानों को बैठ करके एग्जैक्ट स्थान करना। मैं स्वयं पद यात्रा पर निकला हूं, मैंने वो करते रहे बनाने काम, ये शोध का ही विषय है। युग परिवर्तन हुआ है, राम कहां ये ऐतिहासिक ग्रंथों से उठा करके उनके स्थानों का चिन्हन करना, इसमें विवाद है। हर एक स्थान के 4 दावेदार हैं कि यहाँ पर निकले हैं राम, यहाँ पर चलिए वो मैं राम पे जाएंगे। जा रहा हूँ सर, और अभी राम मकर संक्रांति से राम समय 3000 किलोमीटर। वर्षा जी उस पर मुद्दा ही नहीं है, हमारा आर्थिक मुद्दा था कि आर्थिक पैसा कहां से आप लाएंगे, ये मुद्दा आएगा सर पैसा। आपने अपनी बात कही कि हम कैसे लाएंगे, उन्होंने अपनी बात कही, उन्होंने पर्यटन से लेकर कई बातें कही कि हम वहां से लाएंगे। जीएसटी का अग्निहोत्री जी ने बता दिया है, और कमल जी ने कहा है कि घोषणाएं जब तक उद्योग नहीं लगेंगे मध्य प्रदेश में तब तक इनकम नहीं बढ़ेगी, ये तय है। चलिए उद्योग आएंगे नहीं। समय भी हमारा समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी आपका, जितेंद्र जी आपका, कमल जी आपका और अग्निहोत्री जी आपका हमारे साथ चर्चा। तो मध्य प्रदेश में 2 साल पहले यानी 2018 में जब कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई तो उसका कहना था कि बीजेपी की शिवराज सरकार खजाना खाली छोड़कर गई है, लेकिन इसके बाद भी वो जनता से किए अपने हर वादे को पूरा करेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कई वचनों को लेकर कांग्रेस ने कदम आगे की ओर जरूर बढ़ाए, लेकिन वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाए, और उसकी बड़ी वजह रही है आर्थिक तंगी। हालांकि कमलनाथ सरकार ने अपने वचनों को पूरा करने के लिए 15 महीने में 20,000 करोड़ के करीब का कर्ज भी लिया। वही इस बीच कमलनाथ और सिंधिया में तकरार इतनी बढ़ी, सिंधिया अपने समर्थक विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद कांग्रेस की सरकार गिर गई और मध्य प्रदेश उपचुनाव की दहलीज पर जाकर खड़ा हो गया। वहीं जब उपचुनाव हुए हैं तो उसमें जीत हासिल करने के लिए दोनों दलों ने जनता से फिर बड़े बड़े वादे कर दिए, लेकिन सवाल वही है कि जब पिछले वादे ही तो अधूरे हैं, कोरोना संकट के चलते आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है, तो अब ये नए ढेर सारे वादे कैसे पूरे होंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। इसी साथ जनता मांगे जवाब इतना है, फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे नए सवाल साथ। नमस्कार।